ठीक है, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर यूपीएससी पीसीएस ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम। मैंने जो ये पिछला वीडियो बनाया था उसमें स्पेस की कमी की वजह से वो वीडियो स्टक हो गया था यहाँ पे। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो भी नीडी लोग हैं यार, इन तक वो पहुंचना चाहिए क्योंकि सही कंटेंट की कमी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के मौखिक प्रावधान किस प्रकार बदले जा सकते हैं? इसका उत्तर है, संविधान के मौखिक प्रावधानों को किसी एक प्रकार की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकार की समिति से ही हो सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, संविधान के मौखिक प्रावधान किस प्रकार बदले जा सकते हैं? संविधान के मौखिक प्रावधानों को किसी एक प्रकार की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकार की समिति से ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान व विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसमें है? इसका उत्तर है, अदालतों को संविधान व विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो क्या क्वेश्चन है, संविधान व विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसमें है? तो अदालतों को संविधान व विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालत का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह को। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक भूमिका को निभाते हैं। कौन निभाते हैं? इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के अंतर्गत क्या प्रावधान है? इसका उत्तर है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निश्चित हैं। तो क्या प्रश्न है, विभिन्न स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के अंतर्गत क्या प्रावधान है? इसका उत्तर है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निश्चित हैं। अगला प्रश्न है, संघीय शासन के दो उद्देश्य कौन से हैं? इसका उत्तर है, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, साथ में क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो क्या प्रश्न है, संघीय शासन के दो उद्देश्य कौन से हैं? देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, साथ में क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था के गठन के लिए कौन सी दो चीज महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है, संघीय व्यवस्था के गठन व कामकाज के लिए दो चीज महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों की सहमति होनी चाहिए व इनका एक दूसरे पर भरोसा कि वह अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। तो संघीय व्यवस्था के गठन के लिए कौन सी दो चीज महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है, संघीय व्यवस्था के गठन व कामकाज के लिए दो चीज महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए व इनका एक दूसरे पर भरोसा कि वह अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। ओके, तो अगला प्रश्न है, आदर्श संघीय व्यवस्था के कौन से दो पक्ष होते हैं? इसका उत्तर है, आदर्श संघ की व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा व साथ रहने की सहमति। तो आदर्श संघीय व्यवस्था के कौन से दो पक्ष होते हैं? आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा, इंटरनल ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, व साथ रहने की सहमति। अगला प्रश्न है, साथ आकर संघ बनाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? एकात्मक व्यवस्था। तो क्या प्रश्न है, साथ आकर संघ बनाना क्या कहलाता है? इसका मतलब है एकात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था के दो उदाहरण कौन से हैं? इसका उत्तर है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राजस्व व केंद्र के बीच सत्ता का बंटवारा करना आदि शामिल है। तो क्या प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था के दो उदाहरण कौन से हैं? इसका उत्तर है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए
राज्यों का गठन करना, फिर राजस्व व केंद्र के बीच सत्ता का बंटवारा करना आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार हो। तो अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक यानी कानूनी अधिकार हो। अगला जो टॉपिक है, भारत में संघीय व्यवस्था, इंडियन फेडरल सिस्टम। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। तो क्या प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? उत्तर है, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। ठीक है, सो फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस सेशन को। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर +2 तक के क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर यूपीएससी पीसी ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये सिर्फ ऑफिसर चॉइस है, जिन्होंने ऑफिसर बनना है उनके लिए वीडियो है, बाकी के लिए नहीं। सो लेक्चर नंबर 50, आज 50 लेक्चर पूरी होगी और क्वेश्चन 7051 है। दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है 25 देशों में। दुनिया के कितने देशों में संघात्मक व्यवस्था है, मतलब संघ की व्यवस्था है दुनिया के 25 देशों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियां किसको सौंपी गई है? इसका उत्तर है संघीय संसद को सौंपी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियां किसको सौंपी गई है? संसदीय संघ को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? राज्य व संघ दोनों के पास है। समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो इसका उत्तर है संघात्मक। तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? संघात्मक। बेल्जियम की राजधानी क्या है? मैंने पहले भी बताया था, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार एकात्मक है? श्रीलंका की, भारत की, बेल्जियम की और अमेरिका की। किस देश की है? सो एकात्मक सरकार है श्रीलंका में। तो श्रीलंका में कौन सी सरकार है? एकात्मक सरकार। ठीक है, इंडिया के जो नज़दीक या नियर बाई जो भी पड़ोसी देश होते हैं ना, नेबरहुड जिन्हें हम कहते हैं, उसमें से अक्सर क्वेश्चनिंग की जाती है संसद के बारे में। कोई नई अपॉइंटमेंट होगी, जैसे प्रेसिडेंट, पीएम नियुक्त हुआ, ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर स्पेशली फोकस करना है। और उसने भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? सो इसका उत्तर केंद्र के पास। भारत के संविधान में ना अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो ये है केंद्र के पास। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय है किस सूची का विषय? पंचायती राज। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। ओके, तो पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। अगला प्रश्न, कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कृषि है, पुलिस है, रक्षा है, शिक्षा है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? क्या कृषि हो सकता है, क्या पुलिस हो सकता है, क्या रक्षा हो सकता है, क्या शिक्षा हो सकता है? ठीक है, तो समवर्ती सूची में है एजुकेशन। अगला प्रश्न, कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? जेल, सिंचाई, सुरक्षा, कृषि। तो कौन सा है? सुरक्षा। तो कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो सुरक्षा है। इसका मतलब जेल राज्य सूची में है, सिंचाई राज्य सूची में है और कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न, पंचायती राज की प्रणाली में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर कौन सा है? पंचायती राज की प्रणाली में कौन शामिल है? गांव, जिला, राज्य स्तर, या गांव, राज्य व संघ, या गांव, ब्लॉक व जिला। तो पंचायती राज की प्रणाली में कौन शामिल है? तो पहले गांव आता है, फिर ब्लॉक आता है, फिर जिला आता है। गांव की राज प्रणाली में कौन कौन सा? पहले गांव, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद जिला। अगला प्रश्न है, संघ सूची में शामिल विषय कौन से हैं? रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संचार। तो संघ सूची में शामिल विषय कौन से हैं?
संघ सूची में रक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग, मुद्रा, संचार भी जो है संघ सूची का विषय है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व व्यवस्था, कृषि व शिक्षा। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रश्न फिर से हम पढ़ते हैं कि कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है। स्टेट लिस्ट में कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सेंटर का विषय है। ओके, बाकी कानून और व्यवस्था ये भी स्टेट का है, कृषि ये भी स्टेट का है, एजुकेशन हमने अभी देखा कि ये कौन सा है, सावर्ती सूची का विषय है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई एनर्जेटिक वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक रिवाइज करिएगा। अगर आप लोगों सक्सेस होना है तो रिवाइज करना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी मैंने बनाई है बुक बाय बुक, पेज बाय पेज, क्लास बाय क्लास और लाइन बाय लाइन। जहाँ से भी क्वेश्चन निकलेगा ना, बच के कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, तो मेरा खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में। यूपीएससी, स्टेट बीसीएस एंड स्टेट के जितने भी अनदर एग्जाम्स होते हैं, जैसे पटवारी हो गया, अलाइड सर्विसेज हो गया, जेओआईटी हो गया, क्लर्क हो गया। ओके, आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना है और कंटिन्यू करते जाना है इन क्लासेस को, और जो भी ज़रूरतमंद बंदा है उस तक ये पहुंचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि सब हेल्दी हो, सब वेल्दी हो और सब ज़िंदगी में बहुत जल्दी सक्सेस हो। ओके, यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बड़ा ही ज़रूरी है कि जो करना है वो करना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। ठीक है, दुनिया की टेंशन कभी नहीं लेनी, क्योंकि दुनिया आपकी डिफ़िकल्टी में आपका साथ कभी नहीं देती है। आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। आप कई बार अनसक्सेस होगे, कई बार नीचे गिरोगे, लेकिन नीचे नहीं गिरना है। कॉन्फिडेंस रखना है कि ऊपर पहुंचना है तो पहुंच के रहना। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।